नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो 3 सेक्शन आते हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, उसमें हम सिविक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सिविक्स के काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये कंटेंट है पूरा, जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। पीछे की क्लासेस आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, तो थोड़ा इधर बता देता हूं मैं। टॉपिक क्या है हमारा? द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान निर्माण, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं? संविधान निर्माण। तो देखो भाई, ध्यान रखना आप, एक हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन प्लान, ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना या प्लान, ये अंग्रेजों की तरफ से भारत के लिए प्लान था। तो इस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही देश में संविधान सभा बनाई जाती है। संविधान सभा का गठन किया जाता है। ये वो बॉडी है जो भारत के लिए संविधान बनाने का, संविधान लिखने का काम करेगी। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष इसके बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा बनते हैं। ठीक। अगली बैठक अगली बैठक होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इस संविधान सभा में जो 10-11 बैठक हुई इसकी, उसमें संविधान निर्माण में कितना समय लगा? में समय कितना लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने समय में संविधान लिख दिया गया। हमने संविधान को हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949
49 को इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम क्या संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अब हम एनसीईआरटी वाले कंटेंट पे चलते हैं। ये देखिए, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अरोज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो संविधान सभा बनाई है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर, इसकी डिमांड स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उठी थी। 1930 में इंडियंस जो है प्रशासन चलाना का काम अपने आप को ही देना चाह रहे थे, यानी कि हम ही चलाएंगे गवर्नेंस, प्रशासन। दे वांटेड टू शेप देयर ओन पॉलिटिकल फ्यूचर। वे अपना राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करना चाहते थे, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। अब देखिए, संविधान सभा दिसंबर 1946 में गठन होता है, मैं बता चुका। जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, जनता ने नहीं चुना था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा चुने गए थे। जैसे आज इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर होती है, राज्य की विधायिका, और एक होती है केंद्र की विधायिका, यानी कि पार्लियामेंट। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसे आप विधानसभा कहते हैं, उस टाइम पे भी प्रोविंसेस यानी स्टेट आज के, तब के प्रोविंस से इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे, वो जनता नहीं चुनती थी। अब असेंबली में जो मेंबर आए थे वो अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय से थे, इसलिए इंडिया की डाइवर्सिटी, भारत में जो संविधान सभा है उसमें भारत की विविधता हमें देखने को मिली। ठीक है, मेंबर्स बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड जेंडर। सदस्य जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग लिंगों से, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, याद रखेंगे, स्त्री पुरुष दोनों लोग शामिल थे। संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने ये मैंने आपको बता दिया, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में बहुत सी कमेटी बनाई गई थी, तो उसी में से एक कमेटी थी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको ड्राफ्ट तैयार करना था संविधान का। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक, अंबेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रोसेस क्या थी? लगभग 3 साल लगे इसको, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनाने में। जितने भी सदस्य थे सब लोग हर मुद्दे पर बहस करते थे, और जितना ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें हो सकती थी वो उसमें शामिल करी। ठीक है, मेंबर्स डिबेटेड एंड डिस्कस्ड ईच प्रोविजन। हर प्रोविजन पर बहस होती थी। दे कंसीडर इंडियाज डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। भारत की विविधता और असमानताओं पर विचार किया। इश्यूज लाइक कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी, ऐसे ऐसे मुद्दे डिस्कस किए गए वहाँ। दे स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। भारत का संविधान बनाने वाले लोगों ने अलग अलग देशों का संविधान भी स्टडी किया अच्छे से। ठीक है, बट दे एडॉप्टेड आइडियाज टू इंडियाज नीड। लेकिन उन्होंने जितनी भी चीजें भारतीय संविधान में शामिल की वो भारत की जरूरत के हिसाब से, भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से शामिल की गई हैं। हूबहू हमने किसी देश से डायरेक्ट कोई चीज कॉपी नहीं की है, हमने उसे अपने हिसाब से भी मॉडिफाई किया है। एडॉप्ट, हमने संविधान को एडॉप्ट कब किया?
स्वीकार कब कर लिया? तो 26 नवंबर, अभी बात की, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसी दिन को कहते हैं हम संविधान दिवस। ठीक। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हो जाता है। इस दिन को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और इस तरह इंडिया बिकम अ सोवरन रिपब्लिक ऑन दिस डे। और इस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया, दैट मीन्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। ठीक है। रिपब्लिक मतलब जहां का जो हेड है, कंट्री का हेड, वो इलेक्टेड हो, चुनाव के द्वारा चुना जाए। इंग्लैंड की तरह राजा रानी नहीं बनेंगे, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। पहली विशेषता है भारतीय संविधान की फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है संघवाद, यानी कि शासन के एक से अधिक स्तर का होना। यानी कि भारत में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के अलग अलग स्तर होना। ऐसा न हो कि पूरे देश की सरकार एक ही जगह से चले, सेंटर ऑफ पावर एक ही हो, सत्ता का केंद्र एक नहीं होना चाहिए, सत्ता अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ सरकार सेंटर, स्टेट और लोकल, तीन लेवल पर डिवाइडेड है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ हर राज्य की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और हर राज्य के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन गवर्नमेंट में जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और रूरल गवर्नमेंट में जैसे कि पंचायती राज। ठीक है। पावर्स आर डिवाइडेड थ्रू लिस्ट, और जो शक्तियों का बंटवारा है कि किन किन चीजों पर कौन कौन कानून बना सकता है, तो वो लिस्ट के माध्यम से विभाजित किया गया है। ठीक है। तो तीन लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगला दूसरी फीचर है भारतीय संविधान की कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है भारत के संविधान में। ये हमने कहां से लिया है? यूके, ब्रिटेन से लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। भारत जो भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यानी कि एक निश्चित आयु का व्यक्ति वोट दे पाएगा। सभी वयस्क जाति, धर्म और लिंग के बिना भेदभाव के मतदान कर सकते हैं। लोग संसद और विधानसभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि संसद के प्रतिनिधि को कहते हैं एमपी, और विधानसभा के प्रतिनिधि को कहते हैं एमएलए। एमपी एमएलए कौन चुनता है? जनता चुनती है। लोकसभा के एमपी और विधानसभा के एमएलए, फिर ये प्रतिनिधि जाकर जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि लोकसभा के प्रति। और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है भारत में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है ना, पॉलिटिकल हेड नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जो प्रधानमंत्री हैं वो गवर्नमेंट के वास्तविक प्रमुख होते हैं। तीसरी जो विशेषता है संविधान की वो है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। तो पावर डिवाइडेड है, जिससे कोई एक व्यक्ति अपनी पावर का मिसयूज न कर पाए और लोग उस पर निगाह रखें। तो देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर का काम दिया गया लेजिस्लेचर को कि वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या दिया गया कि वो सिर्फ कानून को लागू करेगी। और जुडिशरी का काम क्या दिया गया? कानून की व्याख्या करेगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है। हर एक अंग, सरकार के ये तीन अंग हैं, हर एक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखेगा, जिससे कोई मनमानी न कर पाए।
अगली विशेषता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट, यानी कि इनका उल्लंघन हो तो कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी। दे आर कॉल्ड द कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हमने पढ़ा है कई एग्जाम में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 7 हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल राइट्स कितने हुआ करते थे, इधर देखो। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7 थे। लेकिन लेकिन इसमें से एक माइनस कर दिया, और वो कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए अब 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके लिए भारतीय संविधान में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया, रिमूव्ड और शिफ्टेड टू, और इसको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह, शिफ्टेड अंडर आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। और अब ये यहाँ पर लीगल राइट है। क्या है, लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार। ठीक है भाई, यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट था तो ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब जो है लीगल राइट है। तो अब अगर सरकार किसी की जमीन लेना चाहती है तो ले सकती है, बदले में उसको मुआवजा दे दिया जाएगा लीगल राइट के अनुसार। लेकिन जब तक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो सरकार नहीं ले सकती थी जमीन, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, ना जनता कर सकती है। ठीक है, तो यहां देखें तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अभी जो वर्तमान में है वो बता रहा हूं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार माइनॉरिटी के लिए। छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भाई, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये याद रखेंगे आप। अगर मैं आर्टिकल बताऊं तो 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक ये है। 19 से 22 आर्टिकल तक ये। 23 से 24 ये है। 25 से 28 ये है। 29 से 30 ये, और 32। ठीक है, थोड़ा और जाऊं मैं तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसए से। भारतीय संविधान के कौन से भाग में जोड़े गए हैं फंडामेंटल राइट? पार्ट 3। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक ये आर्टिकल्स हैं।